मेरे को आया कहता जी प्रोड्यूसर ढूंढ के दो। मैं कहा साढ़े तेरे को प्रोड्यूसर मैं ढूंढ के दूंगा तो मैं नहीं फिल्म बनाऊंगा। पहला मल्टीप्लेक्स था उस टाइम भी ब्लैक चलती थी क्या? ब्लैक बहुत होती थी। कलेक्शन लेते हो तो प्रोड्यूसर क्या करते हैं, वो खुद ही अपना हॉल बुक करते हैं, वहाँ पर अंदर अंदर शायद एक भी बंदा ना हो, लेकिन वो बुक्स पे या फिर आपका बड़ी बड़ी साइट्स पे वो हाउसफुल दिखता है। नहीं वो होता है, ये मैं मानता हूँ इस चीज़ को। पैसा तो उसको 50% मिलना ही मिलना है। रीज़न क्या है कि लोगों को नज़र में तो ये आएगा ना मेरी कलेक्शन 10 लाख की होगी, उस पिक्चर में कोई दम है तभी लोग आए, तो लोग आना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से होता है। ऐसी कोई फिल्म हुई है? 100 खरीद लिए 400, तो नेक्स्ट डे वो उसने इतना जंप करा था। उसमें तो ब्लैक मनी वाइट मनी भी होती होगी। नेचुरली है जिनका ब्लैक मनी वो परचेज भी करता होगा यार। जो फिल्म इंडस्ट्री में पैसा लगा रहा है वो जरूरी थोड़ा कि सारा एक नंबर का ही लगा रहा है। हर एक चाहता है कि जैसे कैरियर जट्टा फिल्म 100 करोड़ कमा रही थी, मैं भी 100 करोड़ कमा। हर एक फिल्म तो नहीं, मतलब हाँ, कुछ 100 करोड़ में आई थी है, कुछ 50 करोड़ में आई थी है, कुछ 60 करोड़ में, कुछ 70 करोड़ में, कुछ 40 करोड़ में, सारी प्रॉफिट दिखाई जाती है। बट क्या ये रियलिटी में इतना कमाती हैं फिल्में? फिल्म को बूस्ट करने के लिए डालते हैं वो, उनको बेनिफिट नहीं होता उसका कि अब ये 40 लाख की फिल्म हुई तो 1 करोड़ पर दिखा दे, तो 60 लाख का उनको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। सिर्फ वो ये फिल्म की हाइप होगी, अद्धी नाल ज़्यादा स्टोरी तो वो जाके सेट ते लिखणगे, वो फिल्म की चलेगी, उन्होंने की पता लग गया जल्दी बनावांगे। हर चाहता है कि मेरा चैनल चले, चार्ज भी करते हो, देखो हर एक का खर्चा है, चार्ज करो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट उसको एक हफ्ता चलाओ तो सही यार। क्योंकि मेरा नाम दलजीत, ਤੁਹਾਡਾ नाम जरूर जाएगा। तो हैट वैट डाल के डैशिंग पर्सनैलिटी मिस्टर चुनेजा साहब, हमारे इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। क्या हाल चाल है आपका सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चुनेजा साहब की खास बात बताऊं कि यहाँ पर चंडीगढ़ में क्या होता है कि इनकी ड्यूटी होती है कि शो खत्म होते ही इनको जितने सिनेमाज हैं उनसे कॉल आता है मल्टीप्लेक्सेस से, राइट? मल्टीप्लेक्स। कॉल आने के बाद ये एक इतना बड़ा पेज बना के रखते हैं, हाँ इस फिल्म ने इतने सीट कमाई या इतनी कमाई, और वो रात को सारा कंसोलिडेट करके आगे जाके डिस्ट्रीब्यूटर को जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर अपनी कमाई कैलकुलेट करता है, उसके बाद उसमें डिस्ट्रीब्यूटर कट बनता है, उसके बाद पता लगता है कि ये फिल्म हिट है या फ्लॉप है। बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। इनसे बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियां आज के इस पॉडकास्ट में शेयर करेंगे। सबसे पहले जूनियर साहब, जो मैंने बताया आपको कि हाँ भैया आपका ये कलेक्शन का ये रहता है, तो ये कितने साल हो गए और कैसे ये मेरे ये को शुरू हुआ? 2002 से कर रहा हूँ मैं। ये दिन में 2 बार होती है। जितने सिनेमा में शो चलते हैं हाँ, उनकी कलेक्शन लेनी होती है, चाहे वो बॉलीवुड का हो चाहे चाहे कोई भी हो, अच्छा, चाहे बॉलीवुड हो, पंजाबी हो, तमिल हो, कोई भी हो, इंग्लिश हो, सबकी हाँ। मैं लेता हूँ क्योंकि मैं सभी कंपनी यू टीवी, वार्नर एंड एवरीथिंग जितनी बड़ी कंपनी है सभी के साथ तो अटैच हूँ। ये लोगों ने आपको हायर किया हुआ है हाँ यहाँ हाँ, पर कलेक्शन रिपोर्ट लेने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल। तो क्या प्रोसेस रहता है? तो प्रोसेस ये रहता है कि जैसे अब शाम को पिक्चर आज फ्राइडे को रिलीज होती है, हाँ, तो फ्राइडे को क्या होता है कि जितने शो लगे होते हैं हम सुबह देखते हैं कितने एडमिट आए, सुबह में कितने एडमिट हैं, दोपहर को कितने एडमिट हैं, शाम को फिर 5 बजे मैं पूरी कलेक्शन लेता हूँ एक इनकी सारी पिक्चरों की। उसके बाद रात को फिर 2 बजे शुरू होता है काम मेरा, 1 रात को 2 बजे? बजे 1 बजे शुरू हो जाता है, मतलब 3 बजे तक चलता है, 3:30 बजे तक। 11:45 का शो खत्म होता है, वो तकरीबन जाके 2 बजे खत्म होता है, मतलब इंटरवल उसका हो जाता है, उसके बाद ही कलेक्शन ले सकता हूँ क्योंकि 45 मिनट बाद शो उड़ जाता है। हाँ, हाँ, तो इसलिए उसके बाद ही कलेक्शन आती है, फिर उसको मैं सारे कंसोलिडेट। सिनेमा की कलेक्शन मेरे पास आती रहती है, फिर उसका डाटा बनाता हूँ पूरा, हर फिल्म का अलग अलग से। वो फिल्म का फिर जिस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूटर जो भी होता है, हाँ, ए फिल्म हो या यू टीवी हो या ओम जी हो या कोई भी हो, जो डिस्ट्रीब्यूटर उस फिल्म का था उसको वो मैं सिनेमा वाइज एडमिट एंड कलेक्शन, मतलब इतने नेट है, 34 बंदे हैं, 100 एडमिट है, तो 10,000 हुआ है तो 10,000 उसको लिख के भेज देता हूँ, टोटल नीचे कर देता हूँ 5,25,000। तो मतलब सुनते कितने बजे हो? मैं 4 बजे सुनना, 3:30 4 बजे। 3:30 4? अगेन डेली है, लास्ट 20 ईयर्स यही चल रहा है, लास्ट 20 ईयर से यही चल रहा है बस। साढ़े 4 बजे, 3:30 4 बजे सोना। साढ़े 3-4 बजे, और पिछले 20-22 साल आपने बोला कि मैं यहाँ पर आ गए। तो 2002 से आप चल तो रहा है। दिल्ली में रहते हो, दिल्ली से यहाँ पर कहाँ से नहीं आ गए? दिल्ली में कम जाता हूँ, दिल्ली जाता नहीं, हूँ। पर दिल्ली से यहाँ पर कैसे आ गए? दिल्ली से नहीं, मैं फाजिलका से आया हूँ एक्चुअली। फाजिल्का? हाँ, हाँ, मैं पंजाब से हूँ। मैं सन 80 में आया था चंडीगढ़ में। मैं 60-70 लाख रुपए लेके यहाँ आ गया। मैंने ब्रिज मार्केट होती थी, वहाँ वो वहाँ पे बूथ होते थे, मैंने वहाँ ना कपड़े का काम शुरू कर दिया। वहाँ एक मेरा दोस्त बन गया, सुनहरा था,
बठिंडा साइड का। फिर वो मेरा दोस्त बन गया, वो कहते यार पिक्चर बनाते हैं। अच्छा, हाँ, मैं कहा यार मैं तो ऐसा नहीं, कहता नहीं पिक्चर बनाते हैं। मैं चलो ठीक है, हम मेरे को शौक शुरू से ही है, मूवीज़ का शुरू से ही शौक है। फिर 3-4 दोस्त मिलके, एक बठिंडे का था, एक वो था, 3-4 जने हो गए, हम बॉम्बे चले गए, अच्छा। सीधा ही। सिर्फ़ कपड़े की दुकान से सीधे बॉम्बे? कपड़े सेल कर दी मैंने, अच्छा, तो बॉम्बे चला गया मैं। बॉम्बे जाके वहाँ पे पिक्चर स्टार्ट करी हमने, भाबो। अच्छा। हाँ, प्रीति सप्रूत उसमें मतलब स्टार्ट कर दी, मतलब फ़िल्म प्रोड्यूसर बन गए? बन गए। तो 4-5 कितनी इन्वेस्टमेंट 6 लाख की इन्वेस्टमेंट थी वो। अच्छा, लेकिन हम प्रोड्यूसर ऐसे थे मेरे साथ, मैं भी ऐसा था, वो भी, सब ऐसे ही थे। तब पैसे की बहुत वैल्यू होती थी। तो जो एक हमारे बठिंडे का प्रोड्यूसर था, उसके उसने बोला लाख मैं दूँगा, मैं कहा लाख मैं दूँगा, लाख वो, 6 लाख में 5-6 थे। लेकिन पैसे हमारे पूरे नहीं हो पाए। हमारी शूटिंग बीच में ठप हो गई। हमने पंजाब में शूटिंग सारी यहाँ पे बठिंडा में करी है, प्रीति सब्रू के साथ। लड़का हीरो था। फ़िल्म अच्छी बन रही थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन पूरी नहीं कर पाए हम। उसके बाद मैं फ़िल्म सिटी चला गया। मतलब ये फ़िल्म अधूरी रह गई क्योंकि बजट नहीं था, उसके बाद फ़िल्म सिटी चले। फ़िल्म सिटी कौन सी, बॉम्बे? वो बॉम्बे ही फ़िल्म सिटी में, वहाँ चले गया। वहाँ पे बुनियाद टीवी सीरियल चल रहा था। हाँ, हाँ, बुनियाद बहुत हिट होता था। हाँ, और मेरे को शौक था बहुत ज़्यादा। तो मैंने वहाँ ना 38, 39 2 एपिसोड में काम किया, बार मैनेजर का रोल। अच्छा, हाँ, मेरे को ₹125 पर डे मिलते थे वहाँ पे, तो मैंने वो किया। उसके बाद फिर कड़वा सच आया सीरियल, उसमें भी काम किया। फिर उसके बाद मतलब एक्टिंग की थी। हाँ, बेलगाम हिंदी फिल्म आई ज्ञानी जैल सिंह के पोते की, उसमें भी एक छोटे-छोटे रोल थे, करे। करने के बाद फिर मैं वहाँ पे था, संजय दत्त वगैरह ये सारे ऐसे, मतलब घूमते होते थे कि आप सोच भी नहीं सकते। उछलते जैसे बंदर उछलते हैं ना, संजय दत्त वगैरह ये सारे बहुत घूमते थे। फ़िल्म सिटी में सारे घूमते रहते थे। बड़ा मज़ा आता था। फिर मैंने कहा यार क्या करूँगा मैं? मेरा गुज़ारा नहीं हो रहा था, ₹2500 रूम का किराया था, खर्चा पूरा नहीं हो बॉम्बे रहा। तो बड़ा एक्सपेंसिव हो गया ना? तो फिर मैंने कहा यार वापस जाना ज़रूरी है। फिर मैं यहाँ आ गया चंडीगढ़ वापस। उसके बाद फिर मेरी मेरी शादी हो गई 86 में। उसके बाद मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, वो संजय गई के साथ शादी हो गई उनकी। हाँ, सिस्टर इन लॉ की, संजय गाइस। हाँ, भाई गई के साथ अच्छा रिलेशन हो गया। फिर उन्होंने 2000 वो फन सिनेमा आ गया। तो डिस्ट्रीब्यूटर उस टाइम टॉप पे थे मुक्ता आर्ट्स। मुक्ता आर्ट्स, हाँ। 99% फिल्में वही करता था। घाई साहब का प्रोडक्शन हाउस था, ये हाँ, सांडू बन चुके थे। हाँ। तो 99% जो है वही करते थे, वो और कोई डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादा होते ही नहीं। तो मैंने ये फन में बैठ गया। फन में तो नॉर्थ का फर्स्ट मल्टीप्लेक्स था। तो यहाँ तो फिर बेकमाल हो गई। फिर वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। फन सिनेमा का मैं बता दूँ कि जो लोग पुराने दौर को जानते हैं, तो चंडीगढ़ में एक मॉल खुला था, जो आजकल बड़े-बड़े मॉल्स चल रहे हैं। नॉर्थ का तो फर्स्ट था। नॉर्थ का फर्स्ट मॉल बना था, बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि चंडीगढ़ जाना है, पंचकूला के फन सिनेमा जाना है, वहाँ पर भीड़ होती थी, एलीट क्राउड होता था, उस टाइम हम भी गेड़ियाँ मारते टिकटें थे। भी नहीं मिलती थी। यहाँ पे होता था कि हफ्ता-हफ्ता लोग पहले बुकिंग कर लेते थे। हाँ, हाँ। मैं डेली 10, 15, 12,000 की टिकटें लेके जेब में डाल, क्योंकि सारे नहीं, नहीं, तब ये पहला मल्टीप्लेक्स था, उस टाइम भी ब्लैक चलती थी क्या? ब्लैक बहुत होती थी। पर लेकिन हमारे वहाँ मल्टीप्लेक्स में होने नहीं देती थी। हमको पुलिस वालों और सारे सख्ती करी हुई थी। क्योंकि टिकटें वैसे ही बिक जाती थी। लोग ले जाते तो हैं तो आके। मैं अभी भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने सांडू साहब बने आपके घाई साहब, इसी तरह आप रिलेशन में आए सुभाष घाई साहब के। उनका था मुक्ता आर्ट्स में आपको उन्होंने जॉब ऑफ़र की, जॉब या जो भी मतलब जस्ट जो लाइक भी वो था, तो कमीशन होता था बस। फन सिनेमा में आप कलेक्शन चेक करने लग पड़े या फन सिनेमा क्या करते थे उधर? वो वही टिकटें, वो जो जो कलेक्शन थी वही करता था। मतलब कलेक्शन सारी आप रिपोर्ट लेते थे? हाँ, सारी कलेक्शन लेता, सारी रिपोर्ट लेता था। जो 4-5 पिक्चरें लगती थी, 4 मल्टीप्लेक्स 4 पिक्चर लगती थी, सभी कलेक्शन लेता था। हाँ, हाँ, मुक्ता आर्ट तो उस टाइम बहुत बड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूटर बड़ा था। मतलब नाम था, मतलब बहुत बड़ा। हाँ, हाँ। तो बस वहीं से मेरी जर्नी शुरू हो गई फ़िल्म इंडस्ट्री में। तो मैं अपना किस्सा सुनाता हूँ। मैं भैया पीटीसी में था और पीटीसी में स्टार्स के इंटरव्यूज़ काफ़ी धड़ल्ले से कर रहा था और उस टाइम मेरी इंट्रोडक्शन होती है जुनेजा साहब से। तो ये हो गया था कि मैं जहाँ-जहाँ जाता था, जो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए या फिर कोई प्रीमियर हो जाए या फिर किसी सितारे के घर पे हो जाए, वहाँ पर जुनेजा साहब होते ही होते थे। मतलब मेरे को ऐसा लगने लग पड़ा है, मैं जहाँ जा रहा हूँ, जुनेजा साहब वहाँ पर होते हैं। जिस स्टार के पास जा रहा ये नहीं कि यहाँ पर चलो ग्रुपिज़्म कई बार स्टार्स में होता है, लेकिन जिस भी ग्रुप में जाता था, उस ग्रुप में जुनेजा साहब मिलते थे। तो उस टाइम हमारी दोस्ती ऐसी बढ़ गई कि हमारा ये होता था कि हाँ, जुनेजा साहब पहले बता दें, "ओ कल ओहदे घर जाना है, एहदे घर जाना है, ओहदे घर जाना है, हाँ, एहदा प्रीमियर है, ओहदा प्रीमियर है।" सो हमारा इतना अच्छा बॉन्ड हो गया कि स्टार्स का बेसिकली मेरे बहुत को ज़्यादा एन्जॉय किया हमने, बहुत ज़्यादा बहुत मतलब ज़्यादा मतलब मिलके मतलब हम इकट्ठे गप्पे मारते थे, फिर स्टार्स के साथ घूमते थे, फिर बहुत खाना-पीना। हम ऊपर बैठे थे 5 स्टार होटल में, जब ऊपर बैठे थे यहाँ पे जेडब्ल्यू मेरिट में, ऊपर बैठे हुए थे।
तो बम का कभी थी हमारे साथ जब हम बैठे हाँ, हुए मैं थे वही ऐसे ही। बताता हूँ, सुभाष घई साहब की बात चल रही है, तो इतना अच्छा बॉन्ड हो गया था, तो उस टाइम मेरे को जुनेजा साहब का कॉल आया, मेरा पीआर नेटवर्क तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका था चंडीगढ़ में। तो जुनेजा साहब कहते हैं ऐसे सुभाष घई साहब आ रहे हैं, तो कांची फ़िल्म का ऑडिशन करना है, कहाँ हो सकता है? तो यहाँ पर एनआईएफडी था, तो एनआईएफटी उनकी रितु जी हैं, सेक्टर जो 9 में। हाँ, तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा ऐसे-ऐसे ऑडिशंस करने हैं, घई साहब आएँगे। तो हमने फिर कैमरा, सिंगल कैमरा, कौन-सा था, बड़ा वाला कैमरा एक लिया, ठीक है? वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आए ऑडिशन करने के लिए, बहुत और ज़्यादा उनमें से 300 से एक लड़के हैं। एक सितारा ऐसा है, एक सितारा ऐसा है जो अभी सुपरस्टार बन चुका है, साउथ इंडस्ट्री की फ़िल्म कर रही है, और क्या कहते हैं, हिंदी फ़िल्म्स, पंजाबी फ़िल्म भी कर चुकी हैं, एंड शी इज़ नन अदर देन भूमिका गबी। तो उधर उस ऑडिशन में उस सितारे को सुभाष घई ने तराशा था, तो वहाँ पर घई साहब फिर उधर से, वहाँ से भूमिका गबी की जर्नी शुरू हुई थी। शी वेंट टू बॉम्बे, और उधर से ही लिंक्स, कॉन्टैक्ट्स बनते-बनते, एंड शी इज़ अ सुपरस्टार। इनफैक्ट वो उस दौर का ना, मेरे ख्याल मेरी किसी हार्ड डिस्क में वो ऑडिशन भी पड़ा हुआ है जब हमने किया था भूमिका शायद गबी नहीं का, मेरे को अच्छा। तो वो भी पड़ा हुआ है, एंड शी इज़ वेरी नाइस, और काफ़ी छोटे स्केल से उठ के नाउ शी इज़ अ वेरी, 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 वेरी गुड स्टार साउथ में, बॉम्बे में, पंजाबी इंडस्ट्री नहीं में। इंटेलिजेंट तो है ही, क्योंकि एमी विर्क वगैरह साथ बहुत देते हैं उसका, हर आर्टिस्ट उसका साथ देता है, अच्छी बॉन्डिंग है उसकी, क्योंकि आप खुद आर्टिस्ट अच्छी है, क्योंकि साउथ में जाके ज़्यादा जो वो आर्टिस्ट ना और उभर जाता है। पंजाबी में इतना मौका मिलता नहीं है, पंजाबी में उसको मौका मिला है, लेकिन जितना साउथ में मिला वो बहुत ज़्यादा अच्छा मिला। तो वो दौर बड़ा अलग था। इनफैक्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़ होती थी, तब बड़ा अच्छा लग जब इनिशियल दौर था जब मेरा जर्नलिज़्म का, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी प्रेस सोफिस्टिकेटेड रहती कॉन्फ्रेंस थी। जो फन में होती थी ज़्यादा। फन में होती थी, या और फनी होती थी। चंडीगढ़ की मैं आज भी कहता हूँ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले होती थी, वैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई नहीं कर सकता, ऑल ओवर इंडिया में नहीं कर सकता। जितने प्रेस वाले होते थे, जैसे आप थे या दैनिक भास्कर वाले थे या जो भी आते थे, सारे इंजॉय करते थे, मजे अलग करते ही और क्रेज़ रहता क्वेश्चन था। करते थे, छोटा-छोटा अपना पूरा लेआउट करके आते थे भी हम ये करेंगे। वही होता था, उसके बाद सारे इंजॉय करते थे, खाना-पीना, उठना, बैठना। पार्टीज़ होती थी हाँ, मतलब। अब क्या है, हर एक बंदा ना अपना चैनल बना के बैठ गया है। उनको नॉलेज भी नहीं कही तो। जो अच्छे चैनल्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं। बाकी जो नए हैं, उनको बेचारे को नॉलेज, वो पूछने लग जाएँगे तुम्हारी फैमिली कैसे है, तुम्हारा घर कैसा है? वो आर्टिस्ट क्या फँस मोनोटोनस। जाता है। वो कहता है यार मैं क्या करूँ? वो एक क्वेश्चन हर बंदा, हर एंकर जो है वो ही पूछेगा उसको। होते ही बहुत ज़्यादा है। 100 सवा वो कहता है जी मेरा नहीं हुआ, वो कहता है मेरा नहीं हुआ जी। अब मेन क्या होता है कि अब ये सोचना यही शुरू पहले कर तो बड़े लिमिटेड रहते थे हम, वो 15 30-40 10-12 लोग होते थे, या बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो, 10-15 होते थे, मैक्सिमम और 10-15 होते थे। 30-40 में भी हम फ़िल्टर होके क्या 30-40 बहुत ज़्यादा कह रहे हो आप, बहुत कभी भी नहीं, नहीं नहीं, होता। मतलब होते थे, लेकिन उसमें से जो फ़िल्टर होके हाँ, वो तो स्टार अलग के चीज़ रूम है। में बैठे हैं, वो 5-6 भई होते समय थे। ना मीडिया वाले तो सिर्फ़ 10-15 ही होते थे मेन, वो ही लिखते थे, सारा कुछ वही करते, दैनिक भास्कर हो गया, आप हो गए या बाकी हो गए जितने भी हैं, वो उसमें मज़ा आता था। अब वह है ना मीडिया वाला क्या है कि मीडिया वाला हर चाहता है कि मेरा चैनल चले, मेरा चैनल चले, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि फ़िल्म को प्रमोट करे। अगर फ़िल्म को प्रमोट पूरी प्रॉपर करते भी नहीं हैं। अब मैंने भी उस दिन भी बोला था, एमी ने भी बोला है, भी अगर तुम चार्ज भी करते हो, देखो हर एक का खर्चा है, चार्ज करो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट उसको 1 हफ्ता चलाओ तो सही यार, तुम पहले दिन चला देते हो, उसके बाद फेंक देते हो। मतलब चलाते कैसे मतलब? अपना रील अपने चैनल पे चलाया, आज चला दिया, कल बंद कर दिया या परसों बंद कर दिया। अच्छा, वो रील ही उड़ानी शुरू कर दी? मतलब रीलें बनानी शुरू कर देंगे, उसको पूरा लेआउट नहीं करेंगे। कोई प्रोड्यूसर ऐसा नहीं है कोई पैसा देना नहीं चाहता हो, तो हर एक में प्रमोशन करना तो चाहता है। आजकल सारे, हमारे टाइम पे तो चलो हम बड़े अच्छे चैनल्स के साथ थे, तो उस टाइम पैसा 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 नहीं तवज्जो होता था, उस टाइम कंटेंट तवज्जो हाँ, होता था। कंटेंट होता था। पे तब पैसा नहीं होता था कुछ भी। अब पेड है, जो बड़े-बड़े चैनल्स हैं, नेचुरली उनके खर्चे हैं, हर एक चीज़ है, वो चलाते भी हैं। अब दैनिक ट्रिब्यून आता ही नहीं है, मिन्नतें करके आना पड़ता उनको। पहले आम आते थे। यही हाँ, ये चीज़ें। तो बात, दौर चेंज हो गया ना अब हाँ, तो दौर सारा। न्यूज़पेपर। अब क्या है कि प्रोड्यूसर ये नहीं चाहता कि पैसे ना लो, पैसे लो, देने को तैयार अब बैठा है। प्रोड्यूसर दे रहे हैं अभी। हाँ, हाँ, दे रहे अब हैं, अब फ़िल्में कहाँ चल धड़ल्ले रही से हैं? दे रहे हैं। फ़िल्में कहाँ चल रही हैं नहीं सर? चलती, वही तो ये कहते हैं ना, वो ये कहते हैं प्रोड्यूसर को तुम साथ दो। भी तुम 1 हफ्ता चलाओ फ़िल्म में, चलो यार चलना ना चलना तो बात की बात है। जब पिक्चर बन गई है, जो बनाएगा वो अपनी तरफ से अच्छी बनाएगा। पर हमारे मीडिया को उसका साथ देना चाहिए। चैनल देते भी हैं, कई चैनल बहुत अच्छे हैं जो देते हैं, बहुत ज़्यादा देते हैं। और उनको पैसा कौन अच्छा, देगा? आज का पैसा कितना देते हैं वैसे, मेरे को आइडिया देना? नहीं आइडिया ये वैसे नहीं। वैसे अगर सपोज़ अगर मैं आज चैनल बनाता हूँ, आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी शुरू करता हूँ, तो वैसे आइडिया देना कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नए वेब चैनल को कितना मिनिमम मिल सकता है, और नहीं, नहीं, मैक्सिमम? मैं ऐसा नहीं होता कुछ भी। प्रोड्यूसर ये कहता है कि तुम लो पैसे, बट मैं बार-बार वही कहता हूँ कि मेरे चैनल को कम से कम मेरे फ़िल्म को 2-4 दिन, 5 दिन प्रमोट तो करो।
लोग 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, उसके बाद भूल जाते और हैं। वो तो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए इनको। हाँ, तो मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, अपना थोड़ा-सा ओपिनियन है। नो डाउट यहाँ पर सब जद्दोजहद कर रहे हैं कि हाँ, वेब में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? तो उसमें बहुत सारे नए चैनल्स भी आ रहे हैं, लेकिन अगर आप नया चैनल सेटअप देखो, अभी इस टाइम जिस ऑफ़िस में हम बैठे हैं, ये तकरीबन 1.5 साल हो गए और अब जाके मैंने पॉडकास्ट शुरू किया बिकॉज़ आई हैव अ प्रोडक्शन हाउस। तो मेन स्ट्रीम इनकम कहीं और से है। लेकिन अगर आप इसको इनकम सोर्स बना रहे हैं, तो ऑटोमैटिकली आप ये सोच के चलिए, आप 50 से 60 वीडियोज़ आप अच्छे स्केल में डालिए, तब जाके आप शायद हिट हो प्रमोशन होता है। सकते ठीक, हैं, प्रमोट हो बिल्कुल। सकते हैं। मैं भी अभी 0 सब्सक्राइबर से शुरू हुआ हूँ। ऐसा-ऐसा नहीं, डलता हर एक जाएगा। धीरे स्लो एंड स्टडी हाँ, विंस द रेस, वो तो होता ही है। अब मीडिया वाले भी अपना जोर लगाते हैं पूरा। जो करते हैं, अच्छा करते हैं। वो अपने आप अब सक्सेस हो रहे हैं। उनको भी पता है मेरे मीडिया के लिए मैंने क्या करना है। अब बात करते हैं फ़िल्म इंडस्ट्री की। तो कुछ फ़िल्में हिट हो जाती थी, कुछ फ़िल्में फ्लॉप होती थी, लेकिन परसेंटेज अच्छी रहती थी। 2019 से पहले ठीक-ठाक रहती है और फ़िल्म इतनी महँगी भी नहीं बनती थी। अब तो यार बड़ा स्केल हो गया फ़िल्म इंडस्ट्री का। रीज़न ये क्या है कि अब रीज़न क्या है, प्रोड्यूसर बहुत आ गए। हर एक चाहता है कि जैसे कैरी एन जट्टा फ़िल्म 100 करोड़ कमा रही थी, मैं भी 100 करोड़ कमा के सो बैठूँ। क कमाती है फ़िल्म 100 करोड़ कमाती है हाँ, क्या? कमाती है, जो बुलाते हैं तो कमाती ही है ना। सारे बोलते हैं तो कमा ही रही है। 100 नहीं कमाएगी, 80 कमाएगी, 90 कमाएगी, कुछ तो कमाएगी। तो वो पैसा देते हैं तो कुछ करते ही है ना। तो हर प्रोड्यूसर कहता है कि यार कैरी ऑन जट्टा कमा गई, तो मेरी फ़िल्म 100 करोड़ क्यों नहीं कमा सकती? लेकिन स्क्रिप्ट में भी दम होना चाहिए। अब गिप्पी है, वो जोर लगाता है पूरा, कितने आर्टिस्ट लेता है, कितने एक्टर लेता है, कितनी प्रमोशन करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब फॉरेन में शूट करके आएगा, यहाँ के भी शूट करेगा, नए-नए आर्टिस्ट लेगा, पुराने भी लेगा, उसको फिर उसकी प्रमोशन करने का तरीका अलग है। वो बहुत अच्छा करता है, इसलिए वो सक्सेस हो जाता है। और सरगुन मेहता को ले लो आप, अब सीरियल कितना जब है, उसका एक्टिंग करने के इतने दीवाने लोग, वो कैसी भी एक्टिंग कर दे, वो अच्छी एक्टर वो है। अच्छे-अच्छों को धो देती है। लेकिन उसका काम करे वो शी वैसे ही नाइस, बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। जो अपना उसका स्टाफ का बंदा, अगर वो सेट पे पिज़्ज़ा खा रही है ना, जितना स्टाफ बैठा सभी के लिए पिज़्ज़ा मँगा देगी। अच्छा, पैसे के नहीं खर्च करती वो, इतना ज़्यादा होटल में रह के भी ज़्यादा खर्चा नहीं करती वो, अपने हिसाब से खर्चा चलाती है। 30 से 35 फ़िल्में 1 साल में रिलीज़ होती थी, राइट? तो कितनी पंजाबी फ़िल्में रिलीज़ हुई थी? देखो सर, पता क्या है, पहले जो पिक्चरें बनती थी ना, बहुत कम बनती थी। स्टोरी पे काम होता था, हाँ, साउंड पे काम होता था, गाने पे काम होता था, लोकेशनों पे काम होता था। अब वो चीज़ें खत्म हो गई है। अब क्या है, रीज़न कि नया प्रोड्यूसर आता है। मैंने भी बोला कई बार भी, प्रोड्यूसर आता है, पहले उसको ना फ़िल्म इंडस्ट्री में लोकल जाके उसका सर्वे करना चाहिए। ये फ़िल्म कौन-सी सक्सेस हुई है, क्यों हुई है, कैसे हुई है, कितना खर्चा आया, कहाँ का खर्चा कितना हो सकता है, तभी वो कामयाब होगा। अगर वो सोचेगा आके फ़िल्म 5 करोड़ रुपए जेब में लेके आ गया। नहीं पर ऐसे मैंने किस्से बहुत सुने हैं हाँ, कि खेत बेच के 5 करोड़ ले आए सिर्फ़ ये ग्लैमर की दुनिया में और दे दिए बड़े सितारे को कि हाँ जी, फ़िल्म बनाओ और उसके बाद फ़िल्म चले। मैं एक बताता हूँ, एक किस्सा मेरे साथ भी हुआ है। बॉम्बे से ना बड़े बंदे आते हैं मेरे पास। हाँ, मेरे पास एक प्रोड्यूसर है बॉम्बे का, मेरे को कहता, "नजी मैंने फ़िल्म बनानी है।" मैं कहा, "बना लो, स्क्रिप्ट ये अच्छी है।" मैं कहा, "अच्छी है।" बढ़िया, सारी बात-सात होगी। जब सारी बात होगी तो मेरे को कहता है जी मैं हरीश वर्मा को साइन करना है, हरीश वर्मा को साइन करना है। अच्छा, मैं कहा, "चल आ जा।" तो मैं कहा, "पैसे बता कितने?" कहता, "जितने माँगेगा मैं 5 लाख रुपए मैं काम करा दूँगा, ये मेरी गारंटी है।" मेरी बात मानता है। पर सबसे चीज़ ये देखना कि तू पहले स्टोरी तैयार कर, स्टोरी तेरी अनकम्प्लीट है। कहता, "स्टोरी मेरे पास पूरी है।" सेकंडली, तेरे पास पैसा होना चाहिए। 3.5 करोड़ तेरे बैंक में होना चाहिए, तब फ़िल्म बनाइए, वरना मत बनाइए। क्यों? कि फ़िल्म बीच में होता क्या है कि लोग 10 दिन फ़िल्म बनाते हैं, फिर 10 दिन बंद कर देते हैं। खर्चा 5-6 लाख रुपए पर डे पड़ता है भाई। पर डे आता है। प्रोडक्शन का खर्चा पड़ता है। ये लोग नए प्रोड्यूसर को नहीं पता लगता। रीज़न क्या है कि वही हुआ। वो कहता जी मेरे पास 3.5 लाख रुपया बैंक में पड़ा, 3.5। मैंने कहा ठीक है जी। 3.5 करोड़। हाँ, 3.5 करोड़। मैं कहा ठीक है सर। वो चला गया हरीश वर्मा, उन्होंने डेट फिक्स हो गई, सब कुछ हो गया, शूटिंग चालू हो गई। कोई गाँव था, वहाँ पे शूटिंग ये चालू कब हो की बात है? गई। ये 4-5 साल पहले की बात। तो बाबूजी के पास 60 लाख रुपए था सारा, अच्छा, सिर्फ़ 60 लाख रुपया। वो 10 दिन शूट करी, भाग गया। पर कहता ऐसा क्यों? पैसा ही नहीं है उसके पास। वो कहता जी, मेरे को आया, कहता जी प्रोड्यूसर ढूँढ के दो। मैं कहा साले तेरे को प्रोड्यूसर मैं ढूँढ के दूँगा तो मैं नहीं फ़िल्म बनाऊँगा। मतलब बंदे ने फ़िल्म शुरू कर दी, उसको मालूम था कि 60 लाख ही पड़ा है, उसके बाद फ़िल्म इकट्ठे कर बंद ही लेगा, हुई। वो कहता मैं इकट्ठे कर लूँगा। हुआ नहीं उससे कुछ जुगाड़। 10 दिन शूट कर चले गया, 10 दिन बाद फिर आ गया जी, 15 दिन बाद। फिर 60-70 लाख इकट्ठा कर लिया। फिर 8 दिन शूटिंग कर ली, 9 दिन। उसका पैसा खत्म। फिर मैं कहता जी प्रोड्यूसर ढूँढो, मैं कहा मेरे पास प्रोड्यूसर है नहीं।
फिर जी इसका काम बंद हो गया, पैसे कहीं अरेंजमेंट नहीं हुआ। 2 महीने बाद 3 महीने बाद फिर आया जी, कहता जी मैं फ़िल्म नहीं बना पाऊँगा, आप मेरे ना इसको 5 लाख रुपया वैसे दे रखा था एडवांस में, साइनिंग में, बाकी उसने जैसे-जैसे फ़िल्म हुई 5, 4 लाख, 10 लाख और दे। कहता जी मेरे पैसे वापस करा दो। मैं कभी एक्टर पैसे वापस नहीं करता कभी भी। मैं कहा तेरी कमी उसकी कमी, हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, तेरे को डेट लेके दे सकता हूँ, तू डेट ले ले। जो तेरे को डेट चाहिए मैं उससे बात कर ले तो डेट। उसने कहा जी मैं मार्च में डेट करूँगा। मार्च में उसने बंदा अच्छा था, उसने वही मार्च में ले लो डेट। कितने दिन लेना है? 20 दिन लेना है? ले दिए। ही इज़ अ वेरी नाइस गाय हाँ, हरीश। उन्हें 20 दिन फिर डेट दी थी। पैसा उसके पास है नहीं। आया जी मैं केस कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। तो कर दे जिस पे मर्ज़ी केस कर, तेरे को कौन करेगा? पैसा ही नहीं है तो क्या करेगा? ऐसे-ऐसे प्रोड्यूसर आते हैं, जिनको पता ही नहीं है पैसा कहाँ से आना है, किधर से आना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना। ऐसे प्रोड्यूसर को मतलब फ़िल्म बनाने का फ़ायदा क्या? नहीं, मैंने तो बहुत बार सुना है कि फ़िल्म बन जाती है 90, आपने तो फिर भी बता दिया कि ये 20 दिन शूट हुई है। मैं 90% या पूरी कंप्लीट हुई, उनके पास प्रमोशन का बजट नहीं है। वो सिर्फ़ फन करने आए थे, वो सिर्फ़ देखने आए थे, वो 20-25 सिर्फ़ फ़िल्में मिलने ऐसी आए थे। पड़ी हैं, 20-25 फ़िल्में ऐसी पड़ी जो तैयार पड़ी हैं। उनको ना आप रिलीज़ करने के लिए पैसा नहीं है उनके पास। कितना लग जाता है पैसा यार रिलीज़? 25-30 लाख रुपए तो सैटेलाइट वगैरह जो सिनेमा को देना है, वो नहीं देना पड़ेगा। रिचार्ज यूएफओ को चार्ज ही नहीं देने पड़ेंगे। उसके बाद पब्लिसिटी है, स्टैंडीज़ है, पोस्टर है, म्यूज़िक है और ये उसके बाद तुम्हारा ट्रेलर लॉन्च कराना है आपने। ये सारे पैसे लगेंगे ना। एक एक ये भी 70 मिनिमम करते 50-60 लाख रुपए चाहिए ना, कम से कम भी आप करोगे तो। तो सिंगर्स ज़्यादा आगे, प्रोड्यूसर्स ज़्यादा आगे और प्रोड्यूसर जिनको नॉलेज नहीं है। मैंने तो कि पंजाबी फ़िल्म्स के कई सेट्स पे मैं जब जाता था, सॉरी कहना नहीं चाहिए, उसी टाइम डायलॉग लिखे जा रहे हैं। ये डायलॉग ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਹਿਲੇ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ 10% ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਲੱਗ ਸ਼ਾਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਡਾਇਲੌਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਾਈਟਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਟੋਰੀ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਅੱਧੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਲਿਖਣਗੇ। हाँ, ਉਹ हाँ। ਫਿਲਮ ਕੀ ਚੱਲੇਗੀ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਲਦੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਊਂਡ ਪੂਰਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਗਾਣੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਰਟਿਸਟ ਪੂਰਾ ਲੇਆਊਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਲਮ ਬਣਾਓ ਤਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ, ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। कलेक्शन की जैसे आपने थोड़ी देर पहले बात की कि आजकल फ़िल्म रिलीज़ होती है, उसके कुछ ही दिन बाद इंस्टाग्राम में देखा जाता है कि हाँ, इस फ़िल्म ने 100 करोड़ कमाए। हर एक फ़िल्म तो नहीं, मतलब हाँ, कुछ 100 करोड़ में कुछ आ जाती है, लिमिटेड फिल्में हैं कुछ जो 50 करती करोड़ हैं। में आ जाती है, कुछ 60 करोड़ में, कुछ 70 करोड़ में, कुछ 40 करोड़ में, सारी प्रॉफ़िट दिखाई जाती है। बट क्या ये रियलिटी में इतना कमाती हैं फ़िल्में? उसको अपनी फ़िल्म को बूस्ट करने के लिए डालते हैं वो। वो उनको बेनिफिट नहीं होता उसका कि अब ये 40 लाख की फ़िल्म हुई तो 1 करोड़ रुपए दिखा दें। वो 60 लाख का उनको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। सिर्फ़ वो ये फ़िल्म की हाइप होगी कि मेरी फ़िल्म ने 1 करोड़ रुपए कर दिया, बस। अपने आप को खुश करने के लिए खुश करने के या फिर लिए। अगले जो प्रोड्यूसर हैं उनको अब शिकार बनाने के लिए? उनको करने के लिए बस इनफ। और उसमें कोई ऐसा नहीं होता। इंडिया में कोई ऐसा है नहीं, चाहे हिंदी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो, कोई भी हो। उसमें कोई ग्रॉस नेट नहीं ज़्यादा दिखाएगा। कोई रेयर चांसेस 1-2%, 4% हो जाता है, जैसे सिंगल स्क्रीन का हो जाता है, कन्वर्ट कर दिया तो कर दिया। मल्टीप्लेक्स में तो बिल्कुल ही नहीं होता। मल्टीप्लेक्स में फेयर है, डील है, बिल्कुल। इसमें बिल्कुल ₹1 का भी कोई खतरा नहीं है। आजकल तो ये भी बड़ा चला हुआ है कि अपनी फ़िल्म को हिट दिखाने के लिए अ, शोज़ हाउसफुल दिखाने के लिए वो आप जैसे कलेक्शन लेते हो, तो प्रोड्यूसर क्या करते हैं, वो खुद ही अपना श हॉल बुक करते हैं। वहाँ पर अंदर अंदर शायद एक भी बंदा ना हो, लेकिन वो बुक्स पे या फिर आपका बड़ी-बड़ी साइट्स पे वो हाउसफुल दिखता है। नहीं, वो होता है, ये मैं मानता हूँ इस चीज़ को। होता है कि कई पिक्चरें ऐसी होती हैं, जो पिक्चरें बहुत अच्छी होती हैं। मतलब ना लोगों को उसके बारे में नॉलेज ही नहीं होती। तो प्रोड्यूसर क्या कहता है, भई अब मैं पिक्चर को कैसे प्रमोट करूँ? अब वो वैसे प्रमोशन करता है, पैसा उसका वैसे भी लगना है। वो क्या करता है कि वो पिक्चर के शो परचेज़ कर लेता है कि मेरे 2 ओडी बुक कर दो, मेरे 4 ओडी बुक कर दो। पैसा तो उसको 50% मिलना ही मिलना है। रीज़न क्या है कि लोगों की नज़र में तो ये आएगा ना, मेरी कलेक्शन 10 लाख की होगी, तो उस पिक्चर में कोई दम है तभी लोग आएँ, तो लोग आना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से होता है। ऐसी और कोई फ़िल्म हुई है कोई बड़ी आप फ़िल्में होती हैं, एक कौन-सी नहीं कई मतलब फ़िल्में, आप बताओ कौन-सी? बहुत फ़िल्में होती हैं ऐसी। नहीं पंजा मतलब जिस फ़िल्म ने कलेक्शन के बाद रिकवरी पकड़ी हो। कैसे? नहीं, ऐसी बड़ी फ़िल्में आती हैं, जैसे वो आपको कोरोना के बाद पहली फ़िल्म आई थी ना, क्या नाम था उसका? एक फ़िल्म आई थी, मैं नाम भूल गया उसका। उसकी लोग सोचते फ़िल्म नहीं चली, कोरोना के बाद क्या चली? उसने 2-3 शो खरीद दिए थे, 4 शो। नेक्स्ट डे वो उसने इतना जंप करा था, अच्छा, तो मतलब मतलब आप कोविड सो के इमीडिएटली बाद। हाँ,
उसके बाद कई ऐसी फ़िल्में आती हैं जो पंजाबी फ़िल्में हमारी ऑलमोस्ट होती हैं, छोटी फ़िल्में होती हैं, जैसे फ़ॉरेन की फ़िल्में आती हैं, शो ले लेते हैं। उसमें तो ब्लैक मनी, व्हाइट मनी भी होती होगी, या व्हाइट म तो ब्लैक? नेचुरली जिनका ब्लैक मनी वो परचेज़ भी करता होगा यार, वो तो नेचुरली करता ही होगा, अगला सोचेगा मैं बिज़नेस को कैसे बढ़ाऊँ? जब वो फ़िल्म इंडस्ट्री में पैसा लगा रहा है, वो ज़रूरी थोड़ा है कि सारा 1 नंबर का ही लगा रहा है, 2 नंबर का भी अब एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं। उम्मीद यही है कि भैया अच्छे प्रोड्यूसर आएँ, अच्छी स्टोरीज़ आएँ और बड़े जो स्टार्स हैं, नए स्टार्स को लेके या नए चेहरों को लेके फ़िल्में बनाएँ और सुपर हिट रहे। किस्से कहानियाँ बहुत सारे हैं। जो जैसा अब स्टार टू स्टार बात करते हैं। आपने बताया एमी विर्क के साथ आपका अच्छा बॉन्ड है, गिप्पी पाजी के साथ अच्छा बॉन्ड है। तो क्या बेसिकली कोई किस्सा कहानी इनके साथ? किस्सा देखो पहले बिल्कुल सिंगर पता ही नहीं था किसी ने, मेरे को भी नहीं पता था। बट ये डीटी सिनेमा खुला था तब एक ओए ओए प्यार हो गया उनकी शहरीमान की पिक्चर आई थी। शहरीमान साहब की। तो शहरीमान साहब की जब पिक्चर आई थी तो तब ये वहाँ आए हुए थे। तो मैं भी नहीं जानता था, अगर कोई भी नहीं जानता, काफ़ी लोग कम जानते पर नाम ही नहीं थे। तो हम केक काटने लगे, मैं थे, जोगराज सिंह बाजी थे, सारे ही थे। तो इन्होंने केक काटा, इन्होंने केक केक जब काटा, तो सारा मेरे सर पे मल सर्वे दिया। कर दिया। एमी पाजी ने मल दिया। हाँ। सर वैसे ही आपका बड़ा अच्छा है। हाँ, तो वो चमक गया सारा, तो इन्होंने फ़ोटो वोटो की अच्छी मतलब उससे ना मेरे को तो ख़ैर नहीं था, ये बड़ा हँसी-मज़ाक किया ना, 8-10 लड़के फ्रेंड थे ये, बड़ा मज़ाक किया। उसके बाद मेरी इसके इनके साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। आज भी ये मेरे बगैर पिक्चर कम जाते हैं, जब भी जाएँगे, "जुनेजा जी बॉक्स बुक करा दो।" पिकार्डी में ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि बॉक्स वहाँ सारा बुक होता है। फैमिली के साथ जाएँगे तो वहाँ जाएँगे सारा बैठेंगे, वहाँ बैठ के आराम से देखेंगे पिक्चर। हर पिक्चर देखनी है इन्हें, हर पिक्चर देखी है इन्होंने। तो ये कहता है पिक्चर देखने से हमारे को नॉलेज मिलती है। चाहे हिंदी हो, चाहे पंजाबी है, चाहे कोई भी, पिक्चर नहीं छोड़ते जी। पिक्चर नहीं छोड़नी। ना, मेरे को याद छोड़ते है ही नहीं। हमें भी टिकट बुक करानी होती थी, हम सीधे सीधे हम फ़ोन करते थे, "जुनेद साहब, ये फ़िल्म की टिकट इस सिनेमा में करा दो।" 1 मिनट से पहले आपके फ़ोन में टिकट। और मैं कहता एक्टर को पिक्चर देखनी भी चाहिए, क्योंकि उनको बड़ी चीज़ें, कमियाँ नज़र आती हैं, बड़ा कुछ नहीं। ये अपनी पिक्चर को 4-4 5-5 बार देखते हैं। क्यों? क्यों कहता है यार मैं कहाँ कम रह गई, मेरी कमी कहाँ रह गई? इस बंदे में तभी ये आगे बढ़ते हैं लोग। दलजीत पाजी पिक्चर देखते हैं, सारे देखते हैं। वो दलजीत पाजी बाहर नहीं देखते, पहले तो वहाँ देखते थे। जब पहली पिक्चर आई थी वो अपने डीटी में थी, अपने जट जूलियट फर्स्ट आया था जब, फर्स्ट आया था पार्ट वो 1। डीटी में ही थी। नीतू बाजवा ये दोनों मैं लेने गया था। तो मेरा एक असूल होता था, पहले ये होता था सिस्टम, हम पिक्चर वीरवार को रात को मैं देख लेते थे, मैं और ड्यूटी मैनेजर वगैरह हाँ, बैठ के 1 दिन रात पहले फ़िल्म प्रिंट चेक करते थे। उसको प्रिंट चेक करते, प्रिंट आते थे। हाँ। वो प्रिंट आते थे, पहले रीलें आती थी। रीलें आती थी। तो वो उसपे चेक होता था, अभी कहीं साउंड की प्रॉब्लम नहीं है। अब तो हार्ड डिस्क आ गई, सब कुछ आ गया ना, ऑनलाइन भी हो गया, सब कुछ हो गया। तब हम पिक्चर देख रहे थे, देखी रात को मैंने पिक्चर देखी जट जूलियट, तो दिलजीत पाजी निकले थे, पहले आए मेरे पास, नीचे हम खड़े, मैं रिसीव करने गया इनको। नीतू भाई तो जा रहे थे लिफ्ट में, मेरे को कहता लाला जी क्या हाल है? मैं कहा ठीक है सर। कहता पिक्चर किवें रहोगी? मैं पिक्चर सुपर हिट जाऊगी। कहता वो किवें? मैं कहा जी तुम दस मैं कहता जी ना गई। मैं कहा मेरा नाम दलजीत, ਤੁਹਾਡਾ नाम जुनेजा जी। मतलब हँस पिया। मतलब पिक्चर सुपर हिट होगी, फिर इसने मेरे को ताज होटल में रहा, इसने बुलाया मेरे को, फिर अगली पिक्चर आई तभी मेरे को इसने होटल में बुलाया। मेरे को इसने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया था, तो मेरे को याद है। तो मतलब उसके बाद इसने काफ़ी अपने, फिर हम एलेंटे में घूमते थे। चल मेरी तो आप मेरी फ़ेसबुक पे भी देखोगे तो मेरी पीठ पे घूम रहे, चल घोड़े मेरे टिक, टिक, टिक। मतलब मस्ती बहुत मारता था, बहुत मस्ती, आज भी मारता है, मस्ती बहुत मारता है। आज भी 100 बंदों में खड़ा तो बुलाता है, बंदे में ख़ासियत है। दिलजीत भाई बहुत अपने साथ भी बहुत सारे किस्से कहानी, कभी बैठेंगे तो उनके साथ शेयर करेंगे। सो इंडस्ट्री का सबसे बढ़िया सितारा कौन-सा, मतलब आपका दोस्त अगर बोलें? मैं तो सबसे ज़्यादा एमी विर्क है मेरा सबसे बड़ा। एमी विर्क सबसे मतलब उस वैसा बंदा मेरे पास है नहीं, मेरा वो जस्ट लाइक फैमिली मेंबर है। मतलब कोई दुःख होवे, सुख होवे, कोई भी काम हो, हमेशा मेरे साथ खड़ा होता है। कोई भी चीज़ हो, मैंने उनको बोल दिया, मैंने सर ये प्रॉब्लम है, उन्होंने पूछना नहीं मेरे को। मतलब अपने पेरेंट्स ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵਰਗਾ। ਮਿਸਿਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ, ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਕਾਪੀ, ਚੱਲਣਾ, ਫਿਰਨਾ, ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ, ਉੱਠਣਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈ। ही इज़ वेरी नाइस फैमिली, छोटी फैमिली है, अच्छी फैमिली। ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਦਲੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਅੱਛੇ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਜਾਈਦਾ, ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਨਾਈਸ ਮੈਨ। ਹੁਣ ਸਰਗੁਣ ਸੀਗੀ, ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨੇਜਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਠੀਕ है जी। ਕਹਿੰਦੀ बता मेरी फिल्म हिट होगी क्या चाहिए? मैं कहा मैनू कुछ नहीं चाहिए। कहती नहीं कुछ तो देना है तेरे को मैंने। मैं कहा मैम क्या देना, आप आ जाते हो हमारे लिए यही बहुत ज़्यादा, बहुत बच्चों ने बहुत प्यार करती है, रोबी भी फ़ोन करता है, बर्थडे होए, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी होवे, कोई भी होवे, इन्होंने विश करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। ना एमी बाजी रुकदे, ना सरगुन कदे आज तक, ना रवि दुबे।
ਤੋ ਬਰਥਡੇ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫ਼ੋਨ ਬਕਾਇਦਾ फ़ोन नवा गिफ्ट किया। अरे वाह! शगुन ने गिफ्ट किया। ऐसा शगुन ने गिफ्ट किया मेरे को। अरे वाह! तो कहती लेटेस्ट मॉडल है, सारी लैंग्वेज बड़ा ज़बरदस्त है। मैं कहा थैंक यू मैम, इतनी कहती ले तू साडा खास बंदा, तेरे लिए ना नहीं कर सकते, फ़ोन क्या चीज़ है, तू हुक्म कर। शी इज़ डूइंग वेल, सीरियल्स कर रहे थे ना? मतलब कलर्स वलर्स के कोई सीरियल्स भी चल रहे हैं। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ललित च। तो इसलिए मतलब ना इन लोगों का तो पैसा कुछ नहीं है नवा था, लेकिन प्यार बहुत करते हैं। मैं कहा मैम मेरे को, कहती मैंने तेरे को पूछ के दिया, मैंने गिफ्ट देना था तेरे को दे दिया। स्पेशल देने आए मेरे को, उसका ब्रदर नहीं साथ में था, वो देने आया मेरे को घर पे। तो मैं कहा ठीक है थैंक यू मैम, प्लीज़ भेजता। मैं मैसेज भी किया, मेरे को मैसेज भी पिया। तो कहते नहीं ਵੈਲਕਮ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਏ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। करके इनिशियल एपिसोड्स हैं, अभी हम भी सीख रहे हैं इस पॉडकास्ट की नई ਨਹੀਂ लैंग्वेज ਨਹੀਂ को। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਪੀਸੋਡ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਐਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਜਾਂ ਸਰਗੁਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਜਾਂ ਗਿੱਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਜਾਂ ਦਲਜੀਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਥੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਯਾਰ, ਪੈਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਐਮੀ ਕੋਲ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਿੱਪੀ ਕੋ ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਲਈ, ਦਲਜੀਤ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਗੁਣ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਡੀ ਰੱਖਦੀ ਬਸ, ਉਹ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰੂਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਗੁਣ ਵਰਗੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਬॉय ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਟਿੰਗ 'ਤੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੂਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ, ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ੂਟ ਮਾਰ ਲਓ। ਉਵੇਂ ਤਾਨੀਆਂ 3-4 ਫਿਲਮਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀ, ਹੁਣ 2-3 ਫਿਲਮਾਂ ਹੋਰ ਅੱਛੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਜ਼ ਏ ਗੁੱਡ ਐਕਟਰ। चलो बढ़िया जी। ਸੋਨਮ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 4-5 ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਿਕਚਰ ਆਉਣਗੀਆਂ बहुत ਸਾਰੀਆਂ। बढ़िया। उम्मीद करते हैं अच्छे प्रोड्यूसर आए और आप हमारे स्टूडियो में आए। और भैया पॉडकास्ट का मैं अगेन बता दूं, अभी ये इनिशियल एपिसोड्स है, हम भी सीख रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं। नया नया है सेटअप। अपने जो मेरे साथ जुड़े थे लोग उनको बुला रहा हूँ स्टार्टिंग के एपिसोड्स में। उसके बाद भैया बहुत सारे स्टार्स भी आने वाले हैं, बहुत सारे फेमस पर्सनैलिटीज़ भी आने वाली हैं। और आपको ये एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। डेफिनेटली येस, आई एक्सेप्ट कि बहुत सारे सजेशंस होंगे, सीखते रहेंगे हम भी। आपके सजेशंस जो आएंगे वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। एनीवेज जुनेद साहब, लास्ट लाइन्स। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਅੱਛੇ ਸਬਕ ਲੈਣਗੇ, ਗੁਰਨਾਮ ਬੁੱਲ੍ਹਲ ਵਗੈਰਾ ਨਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਸਟੇਜ ਸ਼ੋ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਯਾਦ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿੱਸਾ? ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਚੇ ਬਣਾਣੇ ਸੀ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਖੈਰ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਲੜਦੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਲੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। चलो, नाइस टॉकिंग टू यू एंड आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। हिंदी पंजाबी दोनों मिक्स रहा, क्योंकि मल्टीलिंगुअल पॉडकास्ट। आई होप यू लाइक ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ मैं भी पंजाबी। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖੂਨ ਤਾਂ ਬੋਲੇਗਾ ਹੀ ਬੋਲੇਗਾ। बिल्कुल बिल्कुल जी। एंड थैंक यू। अच्छा लगा है, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और बाकी जुनेजा साहब के ये स्टाइल को अपना लो। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦਾ, ਹਰ ਐਕਟਰ ਦਾ, ਹਰ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਮ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। थैंक यू जी, बाय बाय।